जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 3 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम साइंस का ही ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 वीडियो बनाकर ये हमारे अपने ही चैनल DNA ऑनलाइन क्लासेस पर डाल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट 3 जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इस 40 ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस वीडियो का और इस मॉडल सेट 3 का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो जो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश के किरणों के समूह होता है उसको हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। यानी कोई भी माध्यम है और उसमें जो छोटे छोटे जो निलंबित कण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो भी छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। एंड जो मानव शरीर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 50 से लेकर 100 ओम के बीच होता है। कितना होता है? 50 से लेकर 100 ओम के बीच होता है। ठीक है, 50 से 100 ओम के बीच होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर 220 वोल्ट पर अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो 110 ओम होगा। कितना होगा? 110 ओम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह एन गुने आर हो जाएगा। क्या होगा? एन गुने आर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम निहित है। यानी ओम के नियम निहित है। तो ओम के नियम किस पे निहित है? तो ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। यानी विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। यानी जेनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण ही कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो वह 1 डायऑप्टर होती है। कितने होती है? 1 डायऑप्टर होती है। ठीक है, 1 डायऑप्टर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दोष के निवारण के लिए, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और जो दूर दृष्टि होता है उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको चश्मे के रूप में किस लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। दूर के लिए उत्तल लेंस होता है और नज़दीक के लिए क्या होता है, अवतल लेंस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो जो हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है, तो गोबर गैस जो है एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वह किस दर्पण में बनता है। ठीक है, तो वह किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हजामत बनाने के लिए इनमें से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो जो डायनेमो से होती है वह दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती यानी दोनों धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यवर्ती धारा भी प्राप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेश का मात्रक है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक जो साधारण जो प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो किस तत्व का उपयोग होता है, जो विद्युत जो घर में जो बल्ब होता है ना उसके जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व से बना होता है। ठीक है, तो वह जो होता है वह टंगस्टन से बना होता है। किस से बना होता है, टंगस्टन। उसमें जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस को जो फोकस दूरी होता है उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको किया जाता है पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को
परिवर्तित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लौह प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लौह प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लौह प्राप्त होता है। कौन सा? अविलेय लौह प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्यों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3। तो Na सोडियम, H हाइड्रोजन और जो CO3 क्या होता है कार्बोनेट। तो इसीलिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को कहते हैं। यानी जो अयस्क से जो धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण जो करते हैं उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रम को हम धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जो शाक सब्जी होता है उसको विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जो लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो NO2 तथा O2 दोनों प्राप्त होता है। NO2 और O2 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। यानी जो 4 गो ऑप्शन दिया है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है तो ये सही है। कौन सा? Na2CO3 × 10⁻²। ये क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यानी इनमें से कौन जो है वह विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो क्या है विजातीय यौगिक है। ठीक है, क्या है? विजातीय यौगिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी इनमें से कौन सा जो pH मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, तो कौन देता है? तो वह जो 13 है। कितना? 13 होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। यानी जो सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन से विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो यह जो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यानी इनमें से कौन सा जो धातु होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो कौन सा धातु हो जाएगा? तो आपका जो ब्रोमीन है, यह ब्रोमीन एक धातु है और यह कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जो सीसा और टीन ये दोनों को जब मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी किसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लिथियम है ना इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है और इस मॉडल सेट 3 का जो आखिरी प्रश्न है कि इथेन
में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? तो इथेन में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? तो इथेन में 7 सह संयोजक आबंध होते हैं। कितने होते हैं? 7 सह संयोजक आबंध होते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल सेट 3 में टोटल 40 प्रश्न थे। फिर हम मॉडल सेट 4 लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।